अच्छा, हमने जब एआई की क्लासेस स्टार्ट की थी तो हमने ये चीज़ देखी थी कि सबसे पहले आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहानत क्या है, इंसान जो भी चीज़ सीखता है डिसीजन लेता है और ये उसकी जहानत है, और ये जो चीज़ें सीखता है वो दिमाग की बदौलत सीखता है, वो है न्यूरल नेटवर्क, जो कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है। अच्छा, 1949 में टॉय फार्म की सूरत में सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN का एल्गोरिथम वन नोट का लिखा गया है। ठीक है, उसमें एक न्यूरॉन था। अब न्यूरॉन को बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल हम समझते हैं जिस तरह इंसान के दिमाग का सेल है न्यूरॉन से, तो वो उसी की मिमिक कर रहा था। अब वो मैथमेटिक्स के तौर पे काम करता है और वहाँ पे वो बायोलॉजिकल न्यूरल काम करते हैं। काम करने में फिजिकल उनका फर्क है। तो जिस तरह इंसानी दिमाग चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है, इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम में बार बार इम्प्रूवमेंट की गई। सबसे पहले बना ANN, 2012 में जाके ये बहुत मैच्योर हुआ। उसकी सारी हिस्ट्री आपने पढ़ी थी जब आप क्लासेस स्टार्ट की थी कि हमारे पास डेटा नहीं था, हार्डवेयर नहीं थे, इम्प्रूव एल्गोरिथम नहीं थे, तो ये 2012 में जाके इम्प्रूव हुआ। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब है कि जहाँ पे भी डीप लर्निंग की बात होती है वहाँ पे एक ही एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है और उसका नाम क्या होगा, ANN। इस वक्त भी जो जनरेटिव एआई की बूम है ये भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ही टाइप है। ठीक है, तो अब होता क्या जा रहा है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर चेंजेस आती हैं। चेंजेस क्या, इंप्रूवमेंट, एल्गोरिथम में इंप्रूवमेंट आ रही है कि भाई अगर आपको कंप्यूटर विजन से काम करना है CNN बना दिया गया, आपको टेक्सचुअल डेटा के ऊपर काम करना है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। उसका एक और इम्प्रूव वर्जन बनाया LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसका एक और एल्गोरिथम इम्प्रूव बनाया GRU। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर, जो कि फेसबुक ने सबसे पहले इजाद किया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स भी जो हैं वो आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ही सब एल्गोरिथम हैं। अच्छा, अब इसकी आप एग्जांपल ले लें कि मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग की बेतहाशा लैंग्वेजेस थी, तो आप इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत मशीन को जो देते हैं वो किस तरह दे सकते हैं। पहला तरीका था सिंबॉलिक एआई। आप इंस्ट्रक्शन पास करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, C हो, .NET हो, इवन आप टाइपस्क्रिप्ट पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग, लेकिन प्रोग्रामिंग की लिमिट ये थी कि इंसान एक हद तक इंस्ट्रक्शन लिख सकता है, वहाँ उसकी लिमिटेशंस हैं। फिर हमारे पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है किसी भी किस्म का, तो हम चाह रहे हैं कि मशीन खुद ब खुद सीखे, तो एक नई फील्ड आपकी मुतारिफ हुई जिसका नाम रखा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ट्रांजिशनल तरीके से, अच्छा मशीन लर्निंग के बेतहाशा अलग अलग एल्गोरिथम, ठीक है, SVM है, सपोर्ट वेक्टर मशीन उसको कहते हैं, डिसीजन ट्री आपके पास मौजूद है, रैंडम फॉरेस्ट मौजूद है, नेवी बायस मौजूद है, बेतहाशा हजारों एल्गोरिथम है। और हर एल्गोरिथम पे कमांड हासिल करने के लिए आपको पर्टिकुलर चीज़ें सीखना पड़ती है। यहाँ पे क्या हुआ, डीप लर्निंग की बदौलत सिर्फ एक एल्गोरिथम है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इंसानी दिमाग चीज़ों को सीखता है उसी तरह चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट डेटा हो, चाहे वो इमेज डेटा हो या ऑडियो हो, लेकिन उसके अलग अलग एल्गोरिथम थे। अच्छा, 2017 में जब आपकी गेट और ट्रांसफॉर्मर को मर्ज किया गया तो आपकी जनरेटिव एआई फील्ड बन गई। तो सबसे पहले वेरिएशनल ऑटो एनकोडर इससे स्टार्ट हुआ था, एनकोडर और डिकोडर होता था। फिर आपके पास गेन बना। गेन जो है हम चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ाया करते थे जब हम डीप लर्निंग की क्लासेस लेते थे। तो गेन की मदद से जो डेटा जनरेट होता है, इनिशियल हमने टेक्स्ट जनरेट करवाया, जो भी डेटा जनरेट होता है वो नियर टू रियल डेटा होता है। यानी उस डेटा को अगर मैं आपको नहीं बताऊं कि ये टेक्स्ट, ये ऑडियो, ये वीडियो आपने जनरेटिव एआई से जनरेट करवाई है, गेन से जनरेट करवाई, आप उसको पहचान नहीं सकते। तो गेन और ट्रांसफॉर्मर्स को जब मर्ज किया गया तो जनरेटिव एआई की फील्ड क्या हो गई, बन गई। बल्कि गेन से ही स्टार्ट हो गया था। इनकोडर डिकोडर का जहाँ से कॉन्सेप्ट आया, जहाँ से डेटा जनरेट हो, वो जनरेटिव एआई। ठीक है, तो सिक्वेंशियल LSTM से ही हमने कहा RNN सबसे पहले, फिर आपने RNN के अगेन यानी आगे गए बाई डायरेक्शनल RNN आपका होता था। तो बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ही सब फील्ड हैं या सब एल्गोरिथम हैं।
इसका मतलब ये है कि ये एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट है क्योंकि इंसानी दिमाग को मिमिक करता है। तो जिस तरह इंसानी दिमाग चीज़ों को सीखता है खुद ब खुद, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मर्स की। ट्रांसफॉर्मर्स क्या है? आप कोई किताब अगर पढ़ते हैं तो किताब का पहला वर्ड, पहली यानी किताब के पहले चैप्टर का पहला वर्ड, पहले चैप्टर का आखिरी वर्ड, तो क्या आप एक एक वर्ड याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, जब आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उस पैराग्राफ में पढ़ने के बाद आप ये अंदाज़ा लगाते हैं, किसी एक वर्ड के ऊपर आप सेल्फ अटेंशन देते हैं कि इस टॉपिक के बारे में इस यानी पैराग्राफ के अंदर इस चैप्टर में बताया गया। ये जो इम्पोर्टेंस देना है पर्टिकुलर टोकन को या पर्टिकुलर वर्ड्स को या वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, इसे हम कहते हैं सेल्फ अटेंशन। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो यही काम करते हैं, इसी चीज़ की मिमिक करते हैं कि पूरे पैराग्राफ को लर्न करने के बाद किसी न किसी पर्टिकुलर टोकन्स को वो क्या देते हैं, सेल्फ अटेंशन। तो वो ट्रेनिंग के दौरान वो चीज़ें सीखते जाते हैं। तो ये आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बाकी दोस्तों यानी न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें लेयर्स होती हैं, हर लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, बैक प्रोपेगेशन होता है। तो वो पूरी की पूरी एक लंबी कहानी है जो हम कभी 1.5 साल में पढ़ा करते थे, लेकिन अभी आपके लिए समझने के लिए इतना आसान कर देते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की मिमिक है। इंसानी दिमाग जिस तरह चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है, उसी एल्गोरिथम को इम्प्रूव करते करते हम लोग उसको ट्रेन करवा रहे हैं, लर्न करवा रहे हैं, एल्गोरिथम इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। अच्छा, ये तो फिर इन्फ्रेंस क्या है? अच्छा, अब इस चीज़ को हम बहुत आसानी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे यानी बैठे हुए बचपन से लेकर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीएचडी आपने की, वो आपकी ट्रेनिंग आप सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक आपने जितनी चीज़ें सीखी हुई हैं वो आपकी ट्रेनिंग है, आपका ट्रेन मॉडल है, ठीक है। तो जब मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मॉडल कहते हैं, ये इस वक्त आपने देखा और इसको जो भी मेन फीचर्स अपने जहन में बिठा लिए, ये आपकी क्या होगी दोस्तों, ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी मॉडल है, ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको कोई चीज सिखाता हूं उस वक्त आपकी होती है ट्रेनिंग, और जब मैं आपसे जो ट्रेन हुई है आपने जिंदगी भर में जो चीजें सीखी हुई हैं उन चीजों से रेलिवेंट मैं आपसे आपके मॉडल से सवाल करता हूं ये क्या है, तो आपका दिमाग इसको इनपुट के तौर पर अपने मेमोरी में लेके जाता है, उसको देखता है और जो चीजें आपने सीखी हुई हैं उनसे मैच करके इसका एक आंसर रिटर्न करता है। तो ये सवाल करना, और सवाल करने के बाद आपका दिमाग, आपका मॉडल उसको प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद उसका आंसर रिटर्न करे, ये इन्फ्रेंस कहलाता है। ट्रेनिंग चीज सिखाना, और इन्फ्रेंस का मतलब जो चीज आपने सीखी हुई है उससे प्रोसेस करके आप जो मुझे आउटपुट देते हैं, तो इन्फ्रेंस और ट्रेनिंग के दरमियान का फर्क है। ये बताओ इन्फ्रेंस और ट्रेनिंग के दरमियान का फर्क हो गया। अब ये बताओ कि वो फिर उस बात पे दोबारा जाते हैं, जीपीयू और एनपीयू पे, वहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है ये ट्रेनिंग का आइडिया और इन्फ्रेंस का आइडिया? सर, इन्फ्लुएंसिंग में ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा चैटजीपीटी के बैकग्राउंड में, खास तौर पर जब सर ने ये बॉटल उठा के कहा था कि ये क्या है, किसी ने जवाब दिया था वहाँ से कि खाली बॉटल, राइट? किसी ने कहा था? नहीं? ओके। अगर किसी ने कहा था इस साइड पर, तो एक जब हम मॉडल को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या हम उसको कुछ इससे जो भी इंटरेक्ट करते हैं वो इन्फ्लुएंसिंग है। तो जब मॉडल अगर रिटर्न करता है ना, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर करता है, वो एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, स्टैटिस्टिक्स है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमें रिटर्न करता है डेटा, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो हमको रिटर्न करता है तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं देता, वो हमको प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये क्या हो सकता है। चैटजीपीटी और कोई इंसान अपने अंदाजे की बुनियाद पर आपको हमेशा गलत आंसर दे सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह इंसान करता है, सबने बहुत डिटेल में बताया और बहुत अच्छे से बताया कि जिस तरह इंसान सीखता है ना, एक एलएलएम बिल्कुल उसी तरीके से सीखता है।
और जिस तरह एक इंसान बहुत सारा सीखने के बाद भी गलत जवाब दे सकता है, एक LLM एग्जैक्टली वही कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि NPU का यूज़ क्या है। NPU वो स्पेसिफिकली एक खास टाइप की चिप है जो कि इन्फ्लुएंसिंग में हेल्प करती है। ट्रेनिंग में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। NPU ट्रेनिंग में आपकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो उस काम के लिए डिज़ाइन नहीं हुई। CPU आपको ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता है क्योंकि CPU जनरल पर्पज है, वो कोई काम अच्छे से नहीं करता लेकिन वो सारे काम कर लेता है। जैक ऑफ ऑल एक्सपर्ट ऑफ नन। बट जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करना, और ट्रेनिंग का बहुत लंबा काम है। जैसे कि आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, आप एक इंटरेस्ट दिया सर ने कि प्रोजेक्ट करना है या फिर एक छोटा सा फॉर्म बनाना है, आप इसमें आपका आंसर आएगा 10 मिनट में या 1 घंटे में, राइट। आपकी ट्रेनिंग हुई है 10 साल या 50 साल वटेवर, ठीक है। हमारे ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है। एग्जैक्टली ये बहुत बड़े LLM जो बहुत बड़े मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, इनको ट्रेन करने के लिए हमें एक तो बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, बहुत ही सारा डेटा चाहिए होता है। ये बताना, इस बात को एम्फसाइज करना शायद सर पॉसिबल ही नहीं है कि कितना डेटा चाहिए होता है। जो लोग LLM ट्रेन कर रहे हैं ना, वो ऐसे लोग हैं जो एक सिंगल बंदा हाथी खाने बैठा है या 7 लोग मिलकर हाथी खाने बैठे हैं कि बस पूरा कर देंगे आज। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो अमाउंट चाहिए, इसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है वो तकरीबन अभी इस टाइम मेटा पूरा इंटरनेट का डाटा कवर कर रहा है। मतलब जितना ओपनली पब्लिकली अवेलेबल डाटा है प्लस मेटा का प्राइवेट डाटा, और उसके बाद भी उन्होंने जो मॉडल ट्रेन करा है वो OpenAI के मॉडल से बेटर नहीं है। गूगल के पास अपना प्राइवेट डाटा है प्लस पूरा इंटरनेट कवर करना हमारे बस से बाहर है। GPU हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हमें चाहिए कि बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर, और बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा GPU के पास ही है। उसके ऊपर हमने रखा है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म कह रहे हैं CUDA, CUDA। वो जो है ना, सर ने यहाँ पे पूछा था आपसे कि GPU का क्या काम है मशीन लर्निंग में। GPU का काम ये है कि हमने ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए हैं, ऐसे आर्किटेक्चर बना दिए हैं जो हमारे मैथमेटिकल मॉडल को, GPU को समझा देते हैं कि भाई तुम ग्राफिक समझ के ले लो, तुम बस ये लो और बता किताब लगा के दे दो क्या है, और वो ये काम कर देता है। और वो बहुत अच्छा है, बहुत सारा काम कर देते हैं। वो अच्छा नहीं है अगर हम बार बार चीज़ें चेंज करते हैं। CPU अच्छा है, इसलिए CPU ज़रूरी है। मैंने ये पूछना था लेकिन चले मुझे तो बताता नहीं क्या। अगर GPU इतने अच्छे हैं, हम सब GPU की तारीफें कर रहे हैं, आखिर क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या ज़रूरत है कि हमें CPU अभी तक हम लेके घूम रहे हैं। ज़रूरत ये है कि हम कभी विंडोज़ खोलते हैं, कभी कोई हम टैब ओपन करते हैं, कभी हम गेम ओपन करते हैं, कभी हम म्यूजिक चलाते हैं, कभी हम वीडियो चलाते हैं, हम ब्राउज़र खोलते हैं, हम 100 काम डिफरेंट किस्म के कर रहे होते हैं। GPU ये नहीं कर सकता, अच्छे से तो नहीं कर सकता, लेकिन CPU जैक ऑफ ऑल, वो जैक ऑफ ऑल है, वो सारे काम कर सकता है। लेकिन हमें एक ही काम बहुत बड़ी क्वांटिटी में करना है, तो उस टाइम अच्छा है GPU। तो सर समरी है कि GPU काम आता है ट्रेनिंग में और NPU काम आता है इन्फ्लुएंसिंग में। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये फला काम है। अच्छा, इतनी के बाद मैं फिर रिपीट कर दूँ तो आपका आज पहला दिन है, तो हम सोच रहे हैं कि आप भूल गए होंगे कि CPU सीरियल काम करता है। जो एल्गोरिथम सीरियल हो सकते हैं, हर एल्गोरिथम पैरेलल नहीं हो सकता, और जो पैरेलल काम है वो GPU में होता है, और जो सीरियल काम है वो CPU में होता है। अब और इन्फ्लुएंसिंग NPU में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने लोग कह रहे हैं कि GPU पे चलता है, कितने लोग कह रहे हैं CPU पे चलता है। इमेज प्रोसेसिंग में ब्लर कर रहा हूं इमेज को फोटोशॉप में, तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा तेज CPU पे चलेगा। कितने लोग हैं, ये GPU पे चलेगा। GPU तो डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेनिंग CPU पे अच्छी चलेगी या GPU पे? अच्छा, ये हो गया। अब सवाल आते हैं, एक चीज है आजम भाई,
जो भी पाकिस्तान में जो उसका डिस्कशन कम होता है, अमेरिका का कोई भी वीडियो ढूंढो ना जो ये बड़े पापुओं का होता है, उसमें AGI का बड़ा जिक्र होता है। अब ये क्या भला है यार AGI? अच्छा दोस्तों, जब हमने थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की थी तो वो तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, लेकिन याद किसी को नहीं होगा कि AGI और ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस की अभी जितनी भी एप्लीकेशन आप देख रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI। मशीन ट्रांसलेशन, आपकी चाहे ट्रैवलर्स कार देख रहे हैं तो इस तरह की जितनी एप्लीकेशन आप देख रहे हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? ANI। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हर वो काम जो कि इंसान कर सकता है या कोई सुपर ह्यूमन कर सकता है, सारे काम, देखना, सुनना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, हर चीज़, हर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना। तो अगर सब काम करने लग जाए तो वो क्या कहलाती है? AGI। अच्छा, अब AGI तक पहुंचने के लिए इंसान की जो जनरल इंटेलिजेंस है हर तरह के काम करता है, तो AGI को भी उन्होंने 5 लेवल हमें बताए। वो लेवल्स मैं आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ। तस्वीर लोड होने में टाइम लगा था तो मैं कहाँ थी? ओके। अच्छा, तो AGI की यहाँ पे OpenAI, गूगल, इन सब ने इसको लाइक एक्सेप्ट किया है कि हम इस लेवल को अचीव करने के लिए काम करें। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो AGI तो है, लेकिन AGI के हम लेवल 2 पे खड़े हैं। अभी हमने कंप्लीट AGI अचीव नहीं करी। पहली वाली जो लेवल थी वो चैटबॉट का था कि आप NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, किसी भी लैंग्वेज में उससे बात करें। मैं भी आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब आपसे बात की जाती है, आप सवाल को सुनते हैं, समझते हैं, उसको आंसर करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? NLP प्रोसेसिंग कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप याली चीज अचीव कर लेते हैं कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, उससे रेलेवेंट आप जवाब दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप जवाब दे रहे हैं, तो अगर ये चीज आप अचीव कर लेते हैं तो आपकी AGI की पहले लेवल पे आप पहुंच गए। तो ये चैटबॉट ChatGPT 3.5 जब आया था नवंबर 2022 में, तो आपने ये लेवल अचीव कर लिया था। जो इंसानी तारीख की हम सबसे बड़ी रेवोल्यूशन कह रहे थे, जनरेटिव AI, तो उसने पहला लेवल अचीव किया। वो लेवल क्या था कि आप उससे किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो आपकी बात को समझ रहा था और उससे रेलेवेंट आपको जवाब दे रहा था।